ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। भुवन जी, शकुंतला देवी की एक कहानी है जो पहले पन्ने पर ही है और 51 की उम्र का संस्मरण आपने इसमें लिखा है कि वो 12 साल की थी जब उनका विवाह हो गया और 14 साल की उम्र में उनको बच्ची हो गई और 6 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 4 बच्चे हो गए और सभी जो है बारी बारी से मर गए। बहुत मार्मिक ढंग से ये पूरी घटना इस किताब के अंदर है और ये जो बचपन की शादियां हैं उनके दुष्प्रभावों पे आपने किताब में बहुत विस्तार से लिखा है, घटनाओं के साथ लिखा है। और उसके बाद चूँकि आपका कहना है कि ऐसी घटनाओं में परिवार और समाज भी जिम्मेदार रहता है और इसलिए इससे लड़ने की चुनौती शायद उस संगठित अपराध से जूझने की चुनौती से ज़्यादा बड़ी है। इसमें आपने उस तरह की घटनाओं का भी जिक्र किया है कि जब जैसे कभी ऐसी किसी बच्ची को बचा लिया गया तो उनको रखने की एक चुनौती जो जस्ट राइट्स में भी आया है, वो पहली घटना ही है कि आप कानून चाहते हो कि न्याय चाहते हो, ये भी आपने लिखा है। मैं चाहूँगा कि जिन बिंदुओं पे ये किताब है, किताब तो बहुत तथ्यात्मक है और बहुत सारे इसमें डाटा हैं, आखिर क्या किया जाए, वह कौन से बिंदु हैं। आपने एक उसके लिए बाकायदा एक टर्म्स इस्तेमाल किया है, पिकेट स्ट्रेटजी आपने खुद से बनाई है। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में विस्तार से बताइए कि जो भारतीय समाज है, क्या दुनिया भर में इस तरह की समस्याएं हैं? क्योंकि जब हम दुर्व्यापार की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ये अमेरिका में भी हो सकता है, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कहीं भी हो सकता है। लेकिन चाइल्ड मैरिज की समस्या मुझे लगता है कि शायद विशाल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में ही हो, शायद। मैं इसके बारे में जानकार नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी तरफ यह प्रश्न छोड़ता हूँ कि ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है जब परिवार, परंपरा, समाज तीनों विरोधी। सबसे पहले तो बच्चों का यौन शोषण 4 अलग अलग तरह से हो रहा है और ये पूरे संसार में व्याप्त है। तो बच्चों का यौन शोषण होता है घर में, कम्युनिटी में, जानकार लोग करते हैं, स्कूलों में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, बच्चियों को बहला फुसलाकर, प्रेम का झांसा देकर, 10-11 साल की बच्चियों को। दूसरा होता है जहां इसके आर्थिक पहलू हैं, जो ट्रैफिकिंग है, जो दुर्व्यापार है, ट्रैफिकिंग के नतीजे से निकलती है। वो लड़कों का भी है, लड़कियों का भी, लड़कों का भी। तीसरा है बाल विवाह और चौथा है जो अभी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बढ़ता जा रहा है, जिसमें न केवल बच्चियों का के चित्र या उनके वीडियो की डिमांड बढ़ती जा रही है, बल्कि उस चित्र या डिमांड की वजह से उनके ऊपर हो रहे अपराध भी बढ़ रहे हैं। अब और ये केवल भारत में नहीं है, ये पूरे संसार में है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बाल विवाह की समस्या भारत में भी है। तो भारत में अगर मान लीजिए कि बाल विवाह आंकड़े कह रहे हैं कि हर 24 घंटे में इतने बाल विवाह होते हैं कि 23% बाल विवाह पूरे देश में हो रहे हैं, तो अमेरिका में भी 1 लाख हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं। भारत में तो सख्त कानून है, अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में अभी सख्त कानून भी नहीं है इसको लेके। तो समस्या सब जगह है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे चारों तरह के बाल यौन शोषण को खत्म करने को लेके है, वो ये है कि हम समाज में इसके खिलाफ एक डर का माहौल, ये करने के खिलाफ एक जिम्मेदारी का माहौल,
ये करा तो मुझे 100% सजा होगी, इसका माहौल नहीं बना पा रहे। भारत में यौन शोषण के पॉक्सो के अंतर्गत मुकदमे हुए 2023 में लगभग 2,67,000 और निस्तारण हुआ केवल 28,000 का। सजाएं हुई केवल 8,809 लोगों को। तो अब 9,000 लोगों को हम सजा कर रहे हैं, 2,70,000 केस हैं, तो 3% लोगों को हम सजा दे रहे हैं पूरे मुकदमों की, बाकी मुकदमे चले जा रहे हैं। अगर हमने 28,000 मुकदमों का निस्तारण किया एक साल में, जबकि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं, स्पेशल उसके लिए सरकार ने नीति का निर्माण किया, उसके लिए बजटरी एलोकेशन किए, उसके लिए प्रोसिक्यूटर बनाए, जज बनाए, इसके लिए सब बनाया गया, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाई सुनिश्चित। तो अगर हमने 3% केसों का निस्तारण किया, तो अगर आज एक भी मुकदमा नहीं आएगा, एक भी इंसिडेंट नहीं होगा, तो भी 9 साल लगेंगे बैकलॉग क्लियर करने में। तो यह सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से जन्म लेता है अधिकांश महिलाओं और बच्चों का रिपोर्ट न करना, क्योंकि उनको न्याय व्यवस्था में अब विश्वास नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में रहने वाली अधिकांश महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती यदि उनको रात को 11 बजे 12 बजे कहीं जाना पड़ जाए। इसके लिए एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि भाई समाज जिम्मेदार है, समाज को अपनी तरफ से काम करना चाहिए, ये जो है लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भय नहीं है कानून का, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम इस तरह की कुकृत्यों को अंजाम देते हैं तो हमें सजा नहीं होगी। दूसरा जो इसका पहलू है वो है ट्रैफिकिंग का। हम लोग लगातार बाल मजदूरी को बाल मजदूरी की तरह देखते रहे, तो बाल मजदूरी को बाल मजदूरी की तरह देखने का नुकसान यह हुआ कि जिस वक्त किसी बच्चे को छुड़ाया गया, उस वक्त उस बच्चे को जिसके यहां से छुड़ाया गया उस मालिक के ऊपर कुछ कार्रवाई होने की बात हुई, कार्रवाई नहीं हुई। और जो लोग उस बच्चे को बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, नॉर्थ ईस्ट से, नेपाल से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से लेके आ रहे थे उस ट्रैफिक करके, और दिल्ली, बंबई, राजस्थान में बेच रहे थे काम कराने के लिए, लड़कियों को बेच रहे थे यौन शोषण के लिए, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि बच्चे जहां से छुड़ाए गए वहां हमने 2, 4, 10 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी। भारत में 700 मुकदमे हैं 2022 में चाइल्ड लेबर के। तो हमने जब कानून बना के उसका अनुपालन ही नहीं कराया तो डर किस बात का, कहां से आएगा। 700 मुकदमों का अर्थ होता है कि एक साल में एक जिले में एक मुकदमा, एक ऐसे देश में जिसमें 40 लाख बाल मजदूर हैं। अभी तो शुक्र मनाइए 2023 में एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठनों ने यह बदलाव का दौर शुरू किया है कि पूरे भारत में ये एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सरकारी मदद से, पुलिस की मदद से बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, और पुलिस ने अलग अलग राज्यों में पिछले साल लगभग 18,615 ट्रैफिकर्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन यह पहली बार हुआ, इस साल से पहले यह कभी नहीं हुआ। तो यह दूसरा पहलू है इसका, जिसकी वजह से यह व्याप्त है। तीसरा पहलू है कि हम समाज में और कई बार धर्म में इसको मान लेते हैं कि बच्चियों की तो शादी होगी ही होगी, चाहे वो पितृ सत्तात्मक समाज हो, चाहे वो ये हो कि भाई ये बाल विवाह तो हमारे धर्म में ही लिखा हुआ है, अलाउड है, किया जा सकता है, चाहे वो ये हो कि अब तो हाई कोर्ट के ऐसे फैसले आ गए कि आप 11 साल, 12 साल, 13 साल में कह रहे हैं कि भाई अगर शादी हो गई तो अब क्या कर सकते हैं। 15 साल की बच्चियों को बलात्कार के बाद कहा जाता है कि शादी कर दी हमने इसकी, तो चूंकि उस बच्ची के पास कोई और समाज ने विकल्प दिया ही नहीं है, तो वो कह रही है मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। उसके बाद हम कहते हैं कि ये तो बच्ची ने गलत मुकदमा किया था, ये तो अपनी मर्जी से गई थी, आज देखिए इसने शादी कर ली है। कल एक हाई कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर, बच्ची का बलात्कार हुआ है, हम इस पे गुस्सा नहीं होते, हमने उस आदमी को सजा नहीं दी, इस पे हमारा खून नहीं खौलता। हम इस बात को चलाए रखते हैं 9 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ राज्यों में 25 साल चल रहे हैं मुकदमे, हम उस पर नाराज नहीं होते। लेकिन अगर वो बच्ची हमारे समाज, हमारी व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका से परेशान होकर यह कहती है कि बस मैंने अपनी मर्जी से गई थी, मुझे तो इससे शादी करके कम से कम जो है छुटकारा दीजिए, तो हम कहते हैं ये झूठी थी, ये उसकी नहीं, ये हमारी कमी है।
झूठी वो नहीं है, झूठ हम अपने आप से बोल रहे हैं। हम एक समाज में अपने आप से ये झूठ बोल रहे हैं। हम एक राष्ट्र के नाते, एक संविधान जिसमें इतना ज्यादा ऊपर है, उसके नाते अपने आप से ये झूठ बोल रहे हैं कि इन बच्चों को, इनके परिवारों को न्याय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये झूठ बोल देते हैं। तो ये तीसरी समस्या है। अब बाल विवाह के ऊपर, बाल विवाह आज की समस्या नहीं है, इस पे कानून 100 साल पहले बना था। 2016 में हमने इतना बढ़िया कानून बनाया जिसमें हमने कहा कि अगर कोई पुजारी, कोई मौलवी, कोई बैंड वाला, कोई उस शादी में खाना खाने वाला तक अगर इसको रिपोर्ट नहीं करता तो उसे सजा दी जा सकती है। लेकिन हमने 20 21 22 3 सालों का आंकड़े उठा के देखिए तो 2100-2200 मुकदमे हुए दर्ज। 2022 में सबसे ज्यादा 1000 मुकदमे दर्ज हुए। तो इस कानून का अगर हम अनुपालन ही नहीं कराएंगे तो फिर उसका वो कानून कागज पे लिखे हुए चंद शब्दों के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये भी बदला, ये 2023 में फिर बदला। 54 से ज्यादा सरकारी इन्होंने विभागों ने अक्टूबर में ये कहा कि हम किसी भी हालत में बाल विवाह नहीं होने देंगे, इसकी जिम्मेदारी हम सुनिश्चित करते हैं। इस पे इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर लेंगे, इस पे कार्रवाई करेंगे। आसाम सरकार ने बहुत ही जिम्मेदार तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की और 4000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। कानून में बदलाव हुए। अभी थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते ही राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतों की जिम्मेदारी देके ये कहा कि अक्षय तृतीया जो कि 10 मई को होना है, जिसमें हजारों बच्चियों की शादी होती है, उनकी जिम्मेदारी पंचायत की होगी कि नहीं दी जाएगी। तो पहले तो अपराध को अपराध की तरह देखिए। यही हमने प्रस्तावना इस किताब में भी की कि पिकेट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि पूरे समाज को मूलभूत तरीके से बदल के 2030 तक कम से कम बाल विवाह का खात्मा कर सकती है। मानव दुर्व्यापार एक आर्थिक अपराध है, एक संगठित आर्थिक अपराध है। इसके खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो अभी हो रहा है, ये अभी इमर्ज कर रहा है, इस पे खिलाफ लड़ाई चलने में अभी वक्त लगेगा। घरों में होने वाला यौन शोषण चलता रहेगा। इस पे हम केवल ये कर सकते हैं कि सुनिश्चित करें कि जल्दी से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन बाल विवाह का खात्मा हम अगले 5 साल में कर सकते हैं। हम लोगों को ये बता सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जाए 18 साल तक। हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से हम यूज करके हर बच्चे की अटेंडेंस मॉनिटर कर सकते हैं। हम हेल्थ, एजुकेशन और प्रोटेक्शन को अलग अलग तरीके से न देख के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को अगर एक मूलभूत ढांचे की तरह देखें तो हम पूरे इकोसिस्टम को अटैक कर सकते हैं, ये कहते हुए कि तीनों पे मद में अलग अलग होने वाले खर्च को एक जगह ले आइए कि अगर बच्ची का विवाह हो गया तो इसका अर्थ यह है कि तीनों अपनी जगह फेल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कीजिए। इसको अपराध की तरह देखिए और अपराध की तरह देखते हुए अगर किसी की शादी होती है तो उस पर सजा दीजिए। जहां बच्ची आगे बढ़ के कहती है मुझे शादी होने से बचाइए, वहां पे तुरंत कार्रवाई करके उस बच्ची के लिए एक ऑल्टरनेट रिहेबिलिटेशन की, पुनर्वास की, शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। और इनके लिए जो इंस्टीट्यूशन चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। भारत आज लगभग विकास जो जिन देशों का हो चुका है उनकी श्रेणी में आ चुका है। भारत में इस पैसे की कमी नहीं है जो कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे लगा सकें। हम लगभग चांद पे पहुंच गए हैं। हमें केवल उस इन्वेस्टमेंट को टारगेट करना है उन बच्चों के लिए जो हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अगर हम एक बिंदु पे इसको ले आएं कि निर्णायक बिंदु ये है कि अगर ये बच्चा शिक्षा से निकला तो इसका स्वास्थ्य भी खराब होगा, इसकी सुरक्षा भी खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बच्चों के साथ हो रहा किसी भी तरह का यौन संबंध, चाहे शादी में भी क्यों ना हो, वो बलात्कार है। तो हम उसको उस तरह से देखें। जो चीज हमारे कानून में है उसको हम समाज में नीचे तक लेके आए, तभी लोगों को ये डर पता चलेगा। आज गांव देहात में अपन जाके पूछें, अधिकतर लोग ये मानेंगे ही नहीं। अच्छा, इसका भी एक बड़ा विशेष सर्कल है। इसका विशेष सर्कल ये है कि गांव देहात में लोग यदि अपने बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उनको ये डर है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो वो चाहते हैं कि इसको बचाने का एक तरीका ये है कि हम इसकी शादी कर दें। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा दुष्परिणाम है। ये भी एक समाज की विफलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस पिकेट स्ट्रैटेजी को, पिकेट यानी पॉलिसी काहे के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आई से यानी इन्वेस्टमेंट यानी
पैसे का इस तरह से अपन खर्च करें कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हों, और वो इंस्टीट्यूशन जो कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों सुनिश्चित करें। 18 साल तक जो है हर बच्ची को शिक्षा से जोड़ के रखा जाए। कन्वर्जेंस यानी अलग अलग तरीके से ना देखें, एक ही बच्ची को लेके जो है 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके लिए जिम्मेदार हैं, 11 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको दुर्व्यापार से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति की, पंचायत की, म्यूनिसिपैलिटी की, स्कूल टीचर की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। चौथा, बच्चों में खुद जागरूकता हो, पेरेंट्स में जागरूकता हो, नॉलेज हो, और सबसे बड़ी जागरूकता तब होती है जब उसको अपराध की श्रेणी में मान के अपराध की तरह उस पर कार्रवाई की जाती है। पांचवा, इकोसिस्टम यानी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे जिले की सरकार हो, चाहे गांव हो, चारों को पता है कि ये एक अपराध है और कोई ऐसी इस तरह की मान्यता नहीं है कि किसी हाई कोर्ट ने कह दिया कि भैया अगर एक समाज में धर्म इसकी अनुमति देता है तो फिर इसका मतलब यह है कि आप शादी कर सकते हो। ये नहीं, समान कानून और ऊपर से नीचे तक उसका समानता के साथ अनुपालन। और आखिरी, टेक्नोलॉजी, जो मैंने कहा कि अपन जब चांद पे पहुंच गए हैं तो हम कम से कम अपने बच्चों का अटेंडेंस तो मॉनिटर कर ही सकते हैं, तो हर बच्चे का अटेंडेंस का मॉनिटरिंग की ये 12वीं कक्षा तक रहे।